अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरलिंक्ड है, वो मुताल्लिक है। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा ही अनोखा फैसला सुनाया है, जहां पर 5 जजेस ने अपने ही सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच के फैसले को मुअत्तल कर दिया है और अब ये डिक्लेयर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। गो के ये एक अबूरी हुक्म है, एक हुक्म इम्तना है गुज़िश्ता फैसले पर, मगर इसमें बहुत कुछ कह दिया गया है, बहुत कुछ वाजे कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट आज कहाँ पर खड़ी है ये भी वाजे हो चुका है, अयां हो चुका है और बहुत से लोग उस पर तनकीद भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ जो तंजीमें हैं वो तो इसको बाकायदा तौर पर अदालती कत्ल से तशबीह दे रही हैं। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस से शुरू हुआ था, नजरिया ज़रूरत की बात की जाती थी, आज उसी नजरिया ज़रूरत का फिर एक दफ़ा ताना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सुनना पड़ रहा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बिलखसूस हेड कर रहे थे इस बेंच को और आज के इस अदालती फैसले या इस अदालती समात में जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, बहुत से लोग आज तारीफ कर रहे हैं जस्टिस मुसर्रत हलाली की, जिनको हाल ही में एलिवेट किया गया है पेशावर हाई कोर्ट से। वाहिद एक खातून जज थी इस बेंच के अंदर, जिसमें बाकी 5 मर्द हजरात, मर्द जजेस साहिबान थे। उनमें वाहिद एक खातून जज ने आज एक स्टैंड लिया और अपना जो उनका एक असूली मौक़िफ़ है उस पर कायम रहते हुए फ़ौजी अदालतों को आज भी उन्होंने मुस्तरद किया है। गो के ये बात मैं वाज़े कर दूं कि आज का जो फैसला है ये हतमी फैसला नहीं है, ये एक इंटरम रिलीफ है, एक हुक्म इम्तना है। मगर जहाँ तक आज जजेस साहिबान की जो ऑब्जर्वेशन हैं, बिलखसूस बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनकी ऑब्जर्वेशन से हमारे बहुत से दोस्त ये मानने पर मजबूर हो चुके हैं या कायल हो चुके हैं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जो अपना जहन है वो वाज़े कर दिया है, उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है इस केस में। और अब फैसला क्या होगा हतमी, वो भी टू सम एक्सटेंट बहुत से लोगों को यकीन है कि ये उस अदालती फैसले को सेट असाइड ही करेंगे जो जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी एक लार्जर बेंच ने दिया था। आज का जो फैसला आया है उस फैसले की बहुत सी वजूहात हैं। एक तो बेंच की तश्कील, आपको मालूम ही है ये मामला जुड़ा हुआ है बेंचेस की तश्कील से और ये वही बेंच है जिसकी तश्कील पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने सवालात उठाए थे और जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस काजी फायज ईसा के दरमियान एक खत किताबत का सिलसिला भी जारी रहा है। गो के जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी एक अपना जवाबी खत जो उन्होंने गुज़िश्ता माह लिखा था जस्टिस इजाजुल एहसन को, वो गुज़िश्ता रोज़ वेबसाइट पर जारी किया है। हम आपके साथ उसका कंटेंट्स अभी तक शेयर नहीं कर सके, इस वीडियो में कोशिश करेंगे आपको उसके कंटेंट्स भी बताएं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसको पूरा पढ़ा है और उसका एक उर्दू मतन तैयार किया है आपके लिए, वो आपके साथ शेयर करेंगे। मगर जो आज की आप कह सकते हैं अदालती कार्रवाई है और उस अदालती कार्रवाई के पस पर्दा बहुत सी बातें होती रही हैं। जो जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस इजाजुल एहसन के साथ बकौल जस्टिस इजाजुल एहसन के कमिटमेंट की थी उस 3 रुकनी कमेटी के इजलास में कि हम तमाम जो सीनियर जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देंगे, वो लार्जर बेंच क्यों नहीं तश्कील दिया गया, उसके हवाले से कुछ हमारे पास खबर आई है। मुझे मालूम पड़ा है अपने ज़राए से कि बहुत से लोग आज ये बात कर रहे थे, कल से ये बात हो रही थी कि जो 3 जजेस साहिबान इस बेंच में शामिल नहीं हैं वो कौन हैं। एक हैं जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, दूसरे हैं जस्टिस अतर मिनल्ला और तीसरे हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। बाकी मानदा तमाम जजेस जो हैं वन वे और दी अदर इस केस को ऑलरेडी सुन चुके हैं। 6 जजेस वो हैं जो आज पहली दफ़ा अपीलों में बैठे हैं, जबकि 5 वो जजेस हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस मिलिट्री ट्रायल को गैर आइनी करार दे दिया है। यानी कुल मिलाकर ये जो जजेस इस वक्त दस्तियाब हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनमें सिर्फ 3 ऐसे जजेस हैं जो इस केस को अभी मज़ीद सुन सकते थे। जहाँ तक बात है जस्टिस मंसूर अली शाह की, तो वो पहले ही रिक्यूज़ कर चुके हैं वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर मेन केस के अंदर। तो जो 3 फाजिल जजेस हैं वो क्यों कर शामिल नहीं हुए इस बेंच में, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं उनसे पूछा ही नहीं गया था कि आया वो इस बेंच में बैठना चाहते हैं या नहीं बैठना चाहते। इसका मतलब ये है कि अगर जस्टिस इजाजुल एहसन ये कह रहे हैं कि उनसे पूछे बगैर बेंच तश्कील दे दिया गया है और जो सीनियरिटी का असूल है उसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया है,
तो क्या जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज खुद ये फैसला किया या जिस जज की सरबराही में ये बेंच तश्कील दिया जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, उनके साथ आपस में ये मुशावरत की गई दोनों जजेस की जानिब से कि किस जज को अप्रोच करना है या किस जज को बेंच में शामिल करना है। जहां तक ये तासुर है कि शायद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला ने माजरत कर ली हो इस बेंच में शमूलियत से, तो उस हद तक तो मेरी खबर यह है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की हद तक कम अज़ कम मुझे ये मालूम हुआ है कि उनसे रब्ता ही नहीं किया गया था। उनकी अवेलेबिलिटी जानना तो दूर की बात है, उनसे बात ही नहीं की गई थी इस मामले के ऊपर कि आया आप चाहते हैं इस बेंच में बैठना या नहीं चाहते, क्योंकि ये पूछना बनता भी था। जो जस्टिस इजाजुल एहसन की क्वेरी है या उनका जो एक इल्ज़ाम है जस्टिस काजी फायज ईसा पर, वो यही है कि आपसे एक बात हुई थी, आपने खुद तस्लीम किया था कि हम लार्जर बेंच जो बनाएंगे उसमें सीनियरिटी का असूल मद्देनज़र रखेंगे। सीनियरिटी के असूल को अगर मद्देनज़र रखते हुए बेंच तश्कील दिया जाता तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ज़रूरी उसमें लाजमी तौर पर होते, जो कि नहीं है। एक तो आपके साथ ये खबर शेयर करना थी। उसके बाद अब जो आज की अदालती कार्रवाई है उसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट अब आप कह सकते हैं कि वकला तंजीमें जो हैं वो भी खुलकर सामने आ चुकी हैं। अब से कुछ देर कबल जो पाकिस्तान बार कौंसिल बलोचिस्तान का चैप्टर है और बलोचिस्तान बार कौंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बलोचिस्तान और कोयटा बार एसोसिएशन, इन्होंने एक मुश्तरका बयान जारी किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले पर उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के इस किस्म के फैसलों और नजरिया ज़रूरत को जिंदा रखने की पॉलिसी जस्टिस मुनीर के फैसलों के तसलसल है, जो तारीख में स्याह बाब की मानंद है, जिसके खिलाफ मुल्क भर के वकला तंजीमों ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया था। तारीख से सबक हासिल करने की बजाय जुल्फकार अली भुट्टो का केस, जिस पर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को अदालती कत्ल करार देती है, भुट्टो के केस का समात होना था। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ सिविलियंस के ट्रायल को फौजी अदालतों के जरिए जायज़ करार देना बायसे तशवीश है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कल बरोज़ जुमेरात 14 दिसंबर को बलूचिस्तान बार की जितनी भी बॉडीज़ हैं इस फैसले के खिलाफ सूबा भर में अदालती कार्रवाई का जो बाइकआउट है वो करेंगी। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो सूबाई बार कौंसल्स हैं, ना सिर्फ बार कौंसल्स बल्कि बार एसोसिएशंस जो हैं, उन सब ने अब मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया है कि जो आज का फैसला है इसको किसी भी सूरत वो कबूल नहीं करते और उन्होंने इसको अदालती कत्ल से भी तशबीह दी है। और जो बात उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी अहम की है वो ये कहते हैं कि एक जानिब यही सुप्रीम कोर्ट आजकल जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जो फांसी का फैसला है उसको अदालती कत्ल करार देने के रेफरेंस को दोबारा से सुन रही है और दूसरी जानिब इस तरह के फैसले आज कर रही है जहाँ पर अपनी ही अदालत के एक फैसले को मुअत्तल किया जा रहा है और वो फैसला जो सिविलियंस के फौजी अदालतों के खिलाफ था। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इससे अब बहुत से लोग जो हैं वो आप कह सकते हैं कि पुरतैश भी हैं, गुस्से में नज़र आ रहे हैं। बिलखसूस सोशल मीडिया पर हमने देखा बड़े बड़े जो नाम हैं वो भी अब इस फैसले के अगेंस्ट बात कर रहे हैं और जस्टिस मुसर्रत अलाली को सराह रहे हैं कि उन्होंने कम अज़ कम अपना एक स्टैंड जो है उस पर वो खड़ी रही हैं। उन्होंने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं लाई। एक जानिब 5 मेल जजेस हैं और वो अकेली फ़ीमेल जज हैं। उन्होंने अपना जो माइंड है वो उसमें बिल्कुल क्लैरिटी वो रखती हैं और आज उन्होंने कुछ सवालात भी किए हैं जब एक मौके के ऊपर गो कि उन्होंने डायरेक्टली जस्टिस सरदार तारिक मसूद को नहीं कहा, मगर ये ऑब्जर्वेशन सबसे पहले जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने दी थी कि गुज़िश्ता रोज़ 23 जवान हमारे शहीद हो गए हैं और दहशतगर्दों को कहा था कि किस तरह उनको आप ट्रायल करेंगे जब ये फैसला बरकरार रहेगा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट के सेक्शंस को ही सेट असाइड कर दिया है। उस पर बाद अजान जब अटॉर्नी जनरल ने भी वो बात की तो जस्टिस मुसर्रत अलाली ने कहा कि आप कैसे उन दहशतगर्दों को मिला सकते हैं 9 मई के उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ, ये अफसोसनाक है। बहरहाल अब जो एक और अहम चीज़ है वो ये है कि जजेस के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं और इन इख्तिलाफात में कमी तो कम अज़ कम मुझे वाक़ होते नज़र नहीं आ रही। और मैं ये इस मामले के ऊपर आज नहीं एक तवील अरसे से रिपोर्ट कर रहा हूँ, चाहे वो जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब का दौर हो, जस्टिस गुलजार अहमद का दौर हो, जस्टिस उमर अताब बंदयाल का दौर हो और अब
जस्टिस काजी फायज ईसा का दौर। काजी फायज ईसा साहब से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद वो एक यूनिटी लेकर आएंगे अदलिया में, मगर सबसे ज़्यादा तकसीम बदकिस्मती के साथ उनके दौर में हो रही है अदलिया के अंदर। और जजेस जो हैं वो आपस में अब काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक दूसरे पर सवालात उठा रहे हैं। खतूत का एक सिलसिला जारी है। एक ख़त जो जस्टिस इजाजुल एहसन ने 2 रोज़ कबल 11 दिसंबर को लिखा था, उस ख़त के बाद बात सामने आई कि जजेस के दरमियान इख्तिलाफात अब काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। मगर उस ख़त के साथ एक और चीज़ अब सामने वाजे आई है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस इजाजुल एहसन को एक ख़त का जवाब दिया था। जो जस्टिस इजाजुल एहसन ने ख़त लिखा था 17 नवंबर को, उसके जवाब में 18 नवंबर को जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी एक ख़त लिखा था। और उसके बाद ये तसलसल जो है आज भी बरकरार है। वो जो जस्टिस काजी फायज ईसा का ख़त है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर भी अपना गुस्सा निकाला है, वो आपको बताता हूँ पढ़कर। लिखते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के 17 नवंबर को आपका ख़त मिला, जिसे पढ़कर मुझे मायूसी हुई। ख़त में आपने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत वजूद में आने वाली 3 रुकनी कमेटी के काम करने के तरीक़ाकार पर सवालात उठाए। आप कहते हैं, यानी जस्टिस इजाजुल एहसन कहते हैं, बेंचेस की तश्कील के मामले पर आपसे मुशावरत नहीं की गई। साथ ही जजेस के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। इंटरकॉम या सेल फोन पर भी दस्तयाब होता हूं, मगर हैरान कुन तौर पर ना तो आप मेरे पास तशरीफ़ लाए, ना ही इंटरकॉम या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुझे आगाह किया। आपका ख़त मिलने पर फौरी तौर पर आपसे इंटरकॉम पर राब्ते की कोशिश की, लेकिन जवाब न मिला। मैंने अपने स्टाफ को आपके साथ राब्ता करने का कहा। स्टाफ ने बताया कि आप जुम्मे की दोपहर को लाहौर जा चुके हैं। यहाँ पर जो आगे जस्टिस काजी फायज ईसा एक बात कहते हैं, मुझे उस पर काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन है। एज अ जर्नलिस्ट मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस काजी फायज ईसा मनसफ़े आला के ओहदे पर बैठे हैं, एक बहुत बड़ा ओहदा है, और जो उन्होंने बात की है वो बात कम अज़ कम मेरी समझ से बालातर है। जो एक सिटिंग जज को वो टॉन्ट कर रहे हैं, और वो बात बड़ी अजीब सी है। वो कहते हैं कि हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, ना कि 4.5 दिन की। अब ये बड़ी एक छोटी सी बात है, मामूली सी बात है, और उस बात को अब एक दलील के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने के लिए। यहाँ पर फिर जस्टिस काजी फायज ईसा से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि चल ठीक है, वो तो 4.5 दिन काम कर रहे हैं, जो आप 4.5 माह किसी बेंच का हिस्सा नहीं बने, उसमें जो आप तनख्वाहें लेते रहे, वो क्या जायज़ था तरीक़ाकार? तो इस तरह की तनकीद भी हो सकती है, मगर ऐसी बात की ही क्यों जाए? ऐसी हल्की बात करनी नहीं चाहिए एक चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठे हुए शख्स को। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जज की पहली जिम्मेदारी अदालती फ़राइज़ की इंजामदही है। आपकी दरख्वास्त पर कमेटी इजलास जुमे की बजाय जुमेरात को रखे गए, लेकिन मुझे यूं लगता है कि जुमेरात को इजलास रखना शायद मेरी गलती थी। मशावरत के हवाले से मैं आपको अपना बतौर चीफ जस्टिस सबसे पहला दस्तखत वाला जो ऑर्डर है वो याद दिलाता हूँ। और वो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं 18 सितंबर, जब उन्होंने हल्फ लेकर 18 सितंबर को पहला मुकदमे की समाअत की थी, और उस समाअत के हुक्मनामे की वो बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर मशावरत के अमल को ना करना होता तो क्या हुक्म इम्तना के बावजूद आप और जस्टिस सरदार तारिक मसूद से मुशावरत अपने ऊपर लाजिम करता, जबकि आप भी उस बेंच का हिस्सा थे जिस बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दे रखा था। यानी ये जो मुशावरत का अमल शुरू हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद से हुआ है, जो एक 3 रुकनी कमेटी कायम की गई है। और जब जिस फैसले का ये हवाला दे रहे हैं ये उसी केस के एक फैसले का हवाला है जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर एक हुक्म इम्तना जारी किया गया था जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से। तो वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त हुक्म इम्तना होने के बावजूद मैं क्यों कर आपको सरदार तारिक मसूद को कहता कि मैं आपके साथ मुशावरत करूंगा, जबकि उस वक्त हुक्म इम्तना ख़त्म भी नहीं हुआ था। और वो अलग बात है कि आप भी उस बेंच का हिस्सा थे जिसने हुक्म इम्तना दिया था, बावजूद उसके मैंने आपके साथ मुशावरत की। ये शायद उन्होंने कोई एहसान किया है। फिर वो ये कहते हैं कि अगर कमेटी के फैसलों पर अमल न करना होता तो क्या कमेटी मीटिंग के मिनट्स बनवाकर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी करवाता। ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट है, मगर साथ ही सवाल ये उठता है कि मीटिंग मिनट्स तो आपने जारी करवा दिए, मगर उन मीटिंग मिनट्स पर अपने साथ ही एक जज के दस्तखत करवाना आप भूल गए और उनसे मिनट जो शेयर करना है वो भी भूल गए। ये इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा, ये जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा। इससे पहले कि मैं आपके
इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का जवाब दूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कमेटी का पहला इजलास आपकी अदम दस्तयाबी की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ था, जबकि उससे अगले इजलास के वक्त आप हांगकांग में कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे और उससे अगली जुमरात यानी मोरखा 9 नवंबर को पब्लिक हॉलीडे होने के बायस इजलास नहीं हो सका था। 16 नवंबर को जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अदालत के बायस इजलास नहीं हो सका था, जिसमें आपकी भी रजामंदी शामिल थी कि इजलास को मौखर कर दिया जाए। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं हमेशा इन तमाम इजलासों के लिए दस्तयाब रहा हूं। फिर आते हैं जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी पर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहां पर कहते हैं कि जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी जुमे के दिन कभी भी दस्तयाब नहीं रहे और रजिस्ट्रार को अपनी अदम दस्तयाबी से मुतालिक हमेशा ऐन वक्त पर आगाह करते हैं। आपको याद दिला दूं, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी आपके साथ बेंच में बैठे थे, मगर बेंच की तश्कील के बाद आपने मुझसे कहा क्योंकि जस्टिस नकवी जो हैं उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रहा है, लिहाजा मैं जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के साथ बेंच में नहीं बैठ सकता। फिर आखिर में कहते हैं कि बेंचेस की तश्कील जाहिर करती है कि हर जज को एक जैसा एहतराम दिया जाता है। चंद मुकदमात के लिए खसूसी बेंचेस किसी जज को निकालने या डालने के लिए तश्कील नहीं दिए जाते। आपके एतराज़ात हक़ाइक़ और रिकॉर्ड के बरक्स है। बेंचेस की तश्कील के हवाले से कोई तजवीज़ है तो बताइए, उस हवाले से इजलास का इनेकाद किया जाएगा। अब यह है जस्टिस काजी फायज़ ईसा का वो ख़त जो उन्होंने 18 सितंबर को लिखा था और 18 नवंबर को लिखा था, और उस ख़त के जवाब में फिर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने भी 11 दिसंबर को एक और ख़त लिखा। वो हमने आपको ऑलरेडी बताया है। उसमें उन्होंने फ़ौजी अदालतों में बनने वाला जो बेंच है उस पर कुछ सवालात उठाए। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के रेफरेंस पर जो की दरख्वास्तों पर जो बेंच तश्कील दिया गया उस पर सवालात उठाए। और अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि एक जानिब आप ये दावा कर रहे हैं कि मैं मुशावरत के साथ काम कर रहा हूँ, दूसरी जानिब जज साहिबान ये कह रहे हैं कि आप हमसे मुशावरत नहीं कर रहे हो। एक जानिब हमें यह भी मालूम पड़ रहा है कि आप जजेस साहिबान से, कई जजेस साहिबान से आपने बात भी नहीं की कि आया वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं फ़ौजी अदालतों वाले केस में बैठने के लिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इस बेंच में होते तो उनकी राय एग्जैक्टली वही होती जो जस्टिस मुसरत हलाली की थी, और शायद जस्टिस अतर मिनल्ला की भी वही राय होती। तो शायद यही तो वजह नहीं कि उनको इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। और आखिर क्या वजह है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो हर अहम मुकदमे में बैठने को तरजीह देते हैं, चाहे कोई भी मुकदमा हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस हो, शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस हो, मगर इस मुकदमे की समाअत से वो इनकारी हैं, वो इस बेंच में क्यों नहीं बैठे? तो शायद जो मकसद था वो आज हासिल हो गया है। और जो आज की ऑब्जर्वेशंस थी इस 6 रुकनी लार्जर बेंच की, बिलखसूस 5 जजेस की, उनसे तो यही जाहिर होता है कि वो जो फैसला था जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब का, वो बहुत बुरा फैसला था। माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही वो फैसला है और अभी उस पर तफसीली रीजनिंग आनी है। मेरी दानिश में तो उसको पहले आने देना चाहिए था। अगर जब तक तफसीली फैसला नहीं आता इस मुकदमे की समाअत को मौखर कर दिया जाता है तो ये ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है जनवरी के तीसरे हफ्ते तक ये हुक्म इम्तना दिया गया है और समाअत को मुलतवी किया गया है, मुमकिन तौर पर वो फैसला भी आ जाए। कुछ इतलात तो आ रही थी गुज़िश्ता 2 रोज़ से कि वो फैसला जल्द आने वाला है, मगर अभी तक आया नहीं। ऐन मुमकिन है मौसम सरमा की तातीलात के दौरान या इनके बाद ही फौरी तौर पर वो फैसला आ जाए और उसके बाद फिर ये केस जो है अपनी हतमी एक पेस के साथ एक हतमी सूरत इख्तियार करेगा और जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनमें भी एक क्लैरिटी आ जाएगी। और जो इन्होंने चंद सत्रों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर हुक्मनामे के ज़रिए फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर आइनी करार दिया था, उसकी रीजनिंग आने से जजेस को भी मालूम होगा कि किस बुनियाद पर उन्होंने ये फ़ैसला दिया है। हो सकता है उनके उस फैसले से मुत्तफिक भी हो जाए। और अहम चीज़ होगी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का वो इजाफी नोट, जिसको जवाज़ बनाकर आज 5 जजेस ने उस फैसले को मुअत्तल किया है, क्योंकि जिस नुक्ते पर आज फैसला दिया गया है वो नुक्ता है उन 2 सेक्शंस को अल्ट्रा वायरी करार देने का, और वो जो अल्ट्रा वायरी करार दिया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के उस 5 रुकनी लार्जर बेंच के तमाम जजेस ने नहीं बल्कि 4 जजेस ने दिया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने 4 जजेस के फैसले पर हुक्म इम्तना दिया है। तो कानूनी तौर पर तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हो सकता है, मगर इसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और ये कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी आज ऑर्डर दिया गया है, हुक्म इम्तना दिया गया है जिसकी अभी ज़रूरत नहीं थी। और सबसे अहम
ये सवाल आज पूछा ही नहीं गया कि एक तवील अरसा गुजर चुका है, लगभग 40 दिन गुजर चुके हैं। क्या उस अदालती फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है उस पर अमल दरामद हुआ है या नहीं, ये जजेस साहिबान आज भूल गए। खैर, आज की इस वीडियो से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।